फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो ऐसा क्या होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, पानी में घुलने पर H+ रिलीज करता है। एग्जांपल हो गया हमारा HCl H2SO4। दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, और जो हमारा छिड़का होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती हैं? ये जो होता है ये सिर्फ एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पे ही डिपेंड करता है। वाटर लुईस बेस क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जो कि हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। क्यों डोनेट कर सके? एक कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। लुईस बेस क्या होंगे? ऐसे स्पीशीज जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। based on origin, based on strength, based on basicity, based on concentration. Based on origin में क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स में रहता है, जैसे कि एग्जांपल होगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है। मिनरल एसिड क्या होता है? H2SO4 HCl, मतलब कि जो हम लैब्स में बनाते हैं वो होते हैं हमारे मिनरल एसिड। बेस्ड ऑन जिंक का एक टुकड़ा ले लिया, ये हमारा हो गया जिंक। जिंक का हमने एक टुकड़ा ले लिया, फिर इसमें हमने H2SO4 ऐड किया। क्या ऐड किया? H2SO4 H2SO4 ऐड किया तो क्या होगा? जब हमने इसमें H2SO4 ऐड किया तो क्या होगा? इसमें से यहाँ से जब गैस पार हो रही थी तो गैस यहाँ से जाके ऐसे जाके क्या किया उसने? इसमें सॉल्यूशन में पहुंची। जैसे ही वो सॉल्यूशन में पहुंची तो क्या करेगी? यहाँ से ढेर सारे इसमें बबल्स आए, यहाँ पे ढेर सारे हमारे मोमोस आ गए। तुमने एक प्लेट भर के मोमोस तो खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? पेट में एसिडिटी एसिडिटी हो जाती है। तो तुम क्या करते हो? तुरंत इनो लेके पीते हो। इनो क्यों पीते हैं? इनो पीते क्या होता है? राहत होती है, पेट में एसिडिटी वाली कम हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम इसका देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, और किस टाइप की थ्योरीज दी गई थी जिससे हम पहचान सके एसिड, बेस और सॉल्ट के बीच में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं थोड़े से बेसिक्स के साथ में, जिससे कि हमें इस चैप्टर को समझने में और ज्यादा आसानी हो। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आता है हमारा एसिड। एसिड आखिर क्या होता है? एसिड जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा। जैसे कि आप लोगों ने लेमन खाया होगा घर में, मतलब कि नींबू नींबू खाया होगा ना। नींबू कैसा होता है? खट्टा। या आपने कभी दही खाया होगा, दही कैसा होता है? खट्टा होता है। तो एसिड क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। क्या लिख सकते हैं हम? टेस्ट में खट्टा। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? जो एसिड्स होते हैं वो पानी में मिलने में हमें देते हैं H+ आयंस, मतलब कि जब हम एसिड्स को पानी में घोलते हैं तो वो H+ आयंस रिलीज कर दें। पानी में घुलने पर H+ आयंस रिलीज करते हैं, मतलब कि पानी में घुलने पर H+ आयंस निकालते हैं। H+ आयंस क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस। इसका एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं HCl, H2SO4। HCl क्या करता है? जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये क्या करता है? अपना H+ आयन रिलीज कर देता है और बना लेता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया H2SO4। क्यों नहीं टेस्ट करते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। ज्यादा एसिडिक होने से क्या होता है? जब ये इतने ज्यादा एसिडिक्स होते हैं, अगर हमने उन्हें टेस्ट कर लिया तो हमारी जबान कट सकती है, या हो सकता है हमें कुछ हार्म हो जाए उससे, हमें कुछ दिक्कत हो जाए उससे। इसलिए हम सारे एसिड्स को टेस्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए हम और अलग मेथड्स होते हैं जो कि यूज करते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर हमारा न्यूट्रल है, मतलब कि हमारा सॉल्ट में आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एसिड्स, कुछ जो हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ नेचुरल एसिड्स। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ नेचुरल एसिड्स जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि मान लो दही। दही दही खाते हैं ना हम। दही में क्या पाया जाता है? दही में होता है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, दही में हमारा पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दही हमारा जो होता है वो खट्टा होता है। दूसरा आता है लेमन, मतलब कि नींबू। नींबू में हमारा पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से नींबू हमारा खट्टा होता है। इसके बाद में तीसरा हमारा आता है विनेगर, मतलब कि छिरका। छिरका क्या होता है? छिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड,
जिसकी वजह से हमारा जो छिलका होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में। तो एसिड क्या होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, पानी में घुलने पर H प्लस आयंस रिलीज करता है। इसके एग्जाम्पल हो गया HCl, H2SO4। और कुछ अगर और एग्जांपल्स लिखने हैं हमारी डेली लाइफ में, तो वो होता है दही, जैसे कि दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, और छिलका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। छिलका मतलब कि विनेगर, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, वो कड़वे होते हैं। कड़वे मतलब कि बिटर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये कड़वे होते हैं, मतलब कि बिटर, टेस्ट में बिटर होते हैं। और क्या तरीका हो सकता है बेसिस को पहचानने का, ये जो होते हैं ये पानी में घुलने पर, पानी में घुलने पर OH आयंस देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। मतलब कि जैसे ही हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये ना सोपी टाइप होते हैं, मतलब कि झाग, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा ना, झाग या कह सकते हो, ये जो होते हैं ये थोड़ा सा साबुन जैसे होता है, जैसे कि थोड़ा सा फिसलने वाले होते हैं, थोड़ा सा स्लिपरी होते हैं, सोपी एंड स्लिपरी, मतलब कि साबुन जैसे होते हैं और थोड़ा फिसलने वाले होते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं NaOH, और हम लिख सकते हैं CaOH का होल 2। ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स बेस के। अब बात आती है सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स होते हैं हमारे एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन, मतलब कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारे बनते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण, मतलब कि हमारी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। मतलब कि हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं सॉल्ट को, कि जो सॉल्ट होता है वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है, जो कंपाउंड बना है उसे हम कहेंगे सॉल्ट। क्या कहलाएगा, सॉल्ट। यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि कुछ कॉमन सॉल्ट्स अपन देख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट्स होते हैं हमारे जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि NaCl, ये क्या होता है हमारा टेबल सॉल्ट, मतलब कि जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा Na2CO3, क्या होता है ये, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो तुम लोग कपड़े धोने में यूज करते हो ना, निरमा वगैरह, वो होता है हमारा Na2CO3। अगला सॉल्ट क्या होता है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो होता है NaHCO3, जिसको कि हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो कि केक वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, घर में रखा होगा, घर में भी यूज करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। एक और होता है हमारा जो कि होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि घर में POP होती है ना, उसको बोलते हैं।
जो घर में पुट्टी की जाती है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारे कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सॉल्ट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, जो कंपाउंड बनाता है वो होता है हमारा सॉल्ट। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और ये हमारे 4 टाइप के सॉल्ट्स हो गए जो हम लोग रोज में यूज करते हैं। तो ठीक है, इतने होते हैं हमारे सॉल्ट्स जो कि अभी तुम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो एसिड क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है, पानी में घुलने पर H+ आयंस रिलीज करता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा HCl, H2SO4। दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, और जो हमारा छिलका होता है उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद में आता है हमारा बेस। बेस क्या होता है? कड़वा होता है टेस्ट में, मतलब कि बिटर होता है। पानी में घुलते ही OH आयंस रिलीज करता है, सोपी होता है और स्लिपरी होता है। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा NaOH और CaOH का होल 2। और ये रिएक्शन भी लिख लेना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारी रिएक्शन है जिससे कि हम सॉल्ट बनाते हैं। मतलब कि जो सॉल्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को ऐड करने से हमारा जो कंपाउंड बनता है वो होता है सॉल्ट। और ये रिएक्शन किस टाइप की होती है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल है NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaSO4.12H2O। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक इस चैप्टर का। तो इनको आप एक जगह पर लिख लीजिए ऐसे एक लाइन बना के, ताकि आपको याद रहे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होता है। फिर हम देखते हैं एक एक करके कि एसिड्स में रिएक्शन कैसी होती है, बेसिस में कैसी होती है और सॉल्ट्स में क्या होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वैद्युत अपघटन और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है वैद्युत अपघटन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करता है। तो वो हो गया हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हमारा? जब किसी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा था तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में केमिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में केमिकल डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में केमिकल डिकम्पोजिशन होना जो होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं HCl gives H2 प्लस Cl2। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एग्जांपल। इसके बाद में इसी में एक और पॉइंट आता है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है या जो ये डिसोसिएशन हो रहा है इसकी थ्योरी किसने दी थी? तो इसकी जो थ्योरी थी वो अर्हीनियस ने दी थी। किसने दी थी? सॉल्ट अर्हीनियस। और कब दी थी? 1887 में। 1887 में इन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब कोई डिकम्पोजिशन होगा तो वो होती है हमारी एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। क्यों दी थी ये? क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं हमारे आयंस में। मतलब कि कैसे? जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं HCl जो है
वो हमारा डिसोसिएट हो रहा है H प्लस Cl माइनस। ये हमारे उसके आयंस टूट रहे हैं, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में वो डिसोसिएट हो रहा है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में मिलकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब कोई केमिकल डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थी ये दी थी हमारी अर्हेनियस ने हमें। और क्यों दी थी? इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने ही आयंस में टूट जाते हैं, अपने एक सिंपलर आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। जिसे नोट करना है वो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें क्या होता है, कुछ मॉडर्न थ्योरीज दी गई थी हमारी, कुछ थ्योरीज थी एसिड्स और बेस को पहचानने के लिए। तो एक एक करके हम वो थ्योरीज देख लेते हैं, जिसमें कि हमारी पहली आती है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस ने थ्योरी दी थी। क्या बताया था इन्होंने दो टर्म्स दिए थे, एक था अर्हीनियस एसिड और एक था अर्हीनियस बेस। अर्हीनियस बेस, ठीक है। तो अर्हीनियस एसिड में इन्होंने क्या बताया था, सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस इन द aqueous solution is known as the अर्हीनियस एसिड्स। मतलब कि हमारे ऐसे कोई सब्सटेंस जो कि पानी में घुलने पर H प्लस आयंस देते हैं और वहां पे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो वो होते हैं हमारे अर्हीनियस एसिड्स। क्या लिख सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, वो होते हैं हमारे अर्हीनियस एसिड्स। मतलब कि अर्हीनियस एसिड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि पानी में घुलने पर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने पानी में HCl डाला, HCl डालते ही क्या करेगा, उसने तुरंत H प्लस आयन को रिलीज किया, प्लस Cl माइनस आयन बनाया, और पास में इसके वाटर था, तो H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर से मिलकर के हमारा बना लेगा H3O पॉजिटिव। ये होते हैं हमारे अर्हीनियस एसिड्स। अब बात आती है अर्हीनियस बेस क्या होते हैं, तो सेम इसका उल्टा, अर्हीनियस बेस क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में घुलने पर OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, मतलब कि OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर OH माइनस आयंस मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे, वो होते हैं हमारे अर्हीनियस बेस। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं NaOH। NaOH क्या करेगा, जब ये वाटर में मिलेगा जाके तो ये Na प्लस OH माइनस, इसने क्या किया, एक OH माइनस आयन वाटर में छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा अर्हीनियस बेस। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये जो होता है ये सिर्फ एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पे ही डिपेंड करता है। वाटर का जब हम सॉल्वेंट लेते हैं तभी ये एप्लीकेबल है। अगर हमने कोई और सॉल्वेंट ले लिया या कोई और रिएक्शन ले ली जिसमें कि वाटर हमारा सॉल्वेंट नहीं है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। इतना नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, मतलब कि प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। इसमें क्या होता है, हमारा जो एसिड होता है वो प्रोटॉन ट्रांसफर करता है और जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। मतलब कि
इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, और एक होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। तो इसमें क्या करते हैं, जो एसिड्स होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, H प्लस आयंस डोनेट करते हैं, और जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस आयंस एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, HCl प्लस H2O गेट H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें क्या हो रहा है, HCl जो है वो हमारा हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्यों? क्योंकि ये अपना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, H2O को। जिसको डोनेट कर रहा है वो हमारा क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस, और जो डोनेट कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो HCl है वो अपना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, और H2O जो है वो हमारा H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होते हैं, H प्लस आयन डोनेट करने वाले, जिसमें कि हमारा HCl एग्जांपल हो गया, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होते हैं, जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि हमारा H2O। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। इसमें भी देखो हमारे दो टाइप से होते हैं, एक होता है कॉन्जुगेट एसिड, एक होता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जब हमारा कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, तब हमारा बनता है कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट बेस, जब हमारा कोई एसिड H प्लस आयन को डोनेट करता है, वो होता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम्पल, जैसे कि बेस NH3 हमने ले लिया, मान लो NH3 ने क्या किया, हमारे H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, जो हमारा NH4 पॉजिटिव बना है ये एक कॉन्जुगेट एसिड है हमारे NH3 बेस का। जो एक चीज हमेशा याद रखना, जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो हमेशा एक बेस का होता है, और जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो हमेशा एक एसिड का होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो NH4 पॉजिटिव है वो हमारा एक कॉन्जुगेट एसिड है NH3 का। ऐसे ही हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि HCl ने अपना H आयन डोनेट किया H2O को, HCl प्लस H2O दे रहा है हमारा H3O पॉजिटिव। HCl ने अपना H आयन H2O को डोनेट कर दिया और बनाया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, जो H3O पॉजिटिव है वो हमारा एक कॉन्जुगेट बेस है, ये हमारा एक कॉन्जुगेट बेस है। किसका बेस है, HCl एसिड का। जो हमारा H3O पॉजिटिव है वो एक कॉन्जुगेट बेस है HCl एसिड का। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जब कोई बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो होता है हमारा कॉन्जुगेट एसिड, और जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो होता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट, आप इतना नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आती है हमारी लुईस कॉन्सेप्ट, मतलब कि लुईस ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें कि उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के बारे में। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने भी दो पॉइंट्स दिए थे, एक था लुईस एसिड और एक है लुईस बेस। तो इन्होंने इसमें क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जब कोई स्पेशीज हमारी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और फॉर्म करती है कोई कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। मतलब कि स्पेशीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती है
टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो होती है हमारी लुईस एसिड। कोई ऐसी स्पीशीज जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है और फॉर्म कर रही है कोवेलेंट बॉन्ड, वो हो गई हमारी लुईस एसिड। जैसे कि एग्जांपल BF3 AlCl3, ये हो गए हमारे लुईस एसिड्स। लुईस बेस क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जो कि हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। क्यों डोनेट कर सके? एक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। लुईस बेस क्या होंगे? ऐसे स्पीशीज जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके वो होते हैं हमारे लुईस बेस। इसका सबसे इजी एग्जांपल है NH3। NH3 कैसे? क्योंकि NH3 के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसी एक ऐसी स्पीशीज को डोनेट कर देगा जिससे कि लोन पेयर की जरूरत हो। तो जो डोनेट करेगा वो होगा लुईस बेस और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? वो होगा लुईस एसिड। ठीक है, ये जो थ्योरी थी ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि इस थ्योरी में H प्लस और OH माइनस आयंस की कोई जरूरत नहीं है। H प्लस और OH माइनस आयंस से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सिंपली बता रहा है कि कोई ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकती है, वो होगी हमारी एसिड। और कोई ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारे लुईस बेस। और ये जो थ्योरी होती है ये हमारी एक्वस फेज और गैस फेज दोनों पे ही एप्लीकेबल होती है। इसके लिए कोई एक सिंप्लीफाइड एक्वस फेज नहीं चाहिए कि हाँ वाटर में ये रिएक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी फेज हो सकता है जहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है। और नेक्स्ट आता है कि इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से बताया गया था कि किस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देख लो, जो NH3 है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो हमारा BF3 है ये डेफिशिएंट है, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है। तो NH3 क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट कर देगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लुईस बेस और ये हो गया हमारा लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसने क्या बना लिया? एक कंपाउंड बना लिया, NH3 BF3। ये जो हमारा बॉन्ड बन रहा है ये है हमारा कोवेलेंट या कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। NH3 और BF3 ने क्या किया? कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एसिड्स। एसिड्स क्या होता है? अभी हमने देखा था एसिड जो होता है वो क्या करता है? पानी में घुलते ही H प्लस आयन से मिलता है। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, सबस्टेंस जो पानी में घुलते ही H प्लस आयंस देते हैं, वो होते हैं हमारे एसिड्स। इसके एग्जांपल्स में क्या लिखे थे? जैसे कि HCl, H2SO4, और भी लिख सकते हैं जैसे कि हो गया हमारा HNO3, ये भी हमारा एक एसिड है। ये हो गया हमारे एसिड्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि उसके भौतिक गुण। क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? हमने एक तो देखी थी कि ये क्या होता है? ये खट्टा होता है, टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरी एक प्रॉपर्टी आती है, ये कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब कि इसको हम डायरेक्ट टच या टेस्ट नहीं कर सकते। कोरोसिव इन नेचर, ये संचारक होता है नेचर में ताकि हम इसे डायरेक्ट टच और टेस्ट ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है कंडक्ट?
क्योंकि इसमें प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। H प्लस आयन होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ये ब्लू लिटमस को, मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है, रेड कलर का कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट होता है इसका, वो क्या होता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके, मेटल के साथ जब एसिड को रिएक्ट किया जाता है तो ये क्या देता है, H प्लस आयंस देता है। मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, हमने 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। एक तो ये खट्टा होता है, मतलब कि सोर होता है टेस्ट पे। दूसरा क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब हम इसे डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट टच नहीं करते हैं। तीसरा क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। चौथा आता है ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कलर में कन्वर्ट करता है। और पांचवा आता है मेटल के साथ रिएक्ट करके ये H प्लस आयंस देता है। अब जिसको ये नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स मतलब कि एसिड जो होते हैं हमारे अम्ल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा आता है मिनरल एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, मतलब कि शक्ति के आधार पर। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक आता है हमारा वीक एसिड। थर्ड आता है हमारा बेस्ड ऑन बेसिसिटी, ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। मोनोबेसिक, दूसरा आता है डाइबेसिक, और तीसरा आता है ट्राइबेसिक। इसके बाद में हमारा आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन बेसिसिटी और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन ओरिजिन जो होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बेस्ड ऑन बेसिसिटी हमारा होता है मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब कि नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हमारे वातावरण में जो पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल में जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। दूसरा एसिटिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट आता है हमारा HCl, हमारे स्टमक में पाया जाता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो होता है HCl। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जो हमारी लैब में बनाए जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं H2SO4, ये हमारी लैब में बनाया जाता है। HCl, HCl भी हमारी लैब में बनाया जाता है, लेकिन इधर वाला जो HCl है हमारे स्टमक में पाया जाता है।
ये स्टमक में पाया जाता है, वो HCl है, हमारे पेट में जो पाया जाता है। ये HCl है जो हम लोग लैब में बनाते हैं, लैब में बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया हमारा और H2SO4 हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं, मतलब कि आयनिक फॉर्म में अपने आयंस में अलग अलग वो टूट जाएंगे। जैसे कि जब HCl होता है, ये क्या करता है? H प्लस प्लस Cl माइनस देता है ना, ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 भी ऐसे H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाता है, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड क्या होता है? जो पार्शियली टूटते हैं, मतलब कि पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है हमारा CH3COOH, ये हो गया हमारा वीक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मोनोबेसिक। तो मोनोबेसिक क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि टूटने पर सिर्फ एक H प्लस आयन दे। कितना? एक H प्लस आयन दे, वो होता है हमारा मोनोबेसिक। जैसे कि एग्जांपल HCl, जब ये टूटता है तो क्या देता है? एक H प्लस देता है प्लस एक Cl माइनस देता है। H प्लस आयन कितना दिया है इसमें? सिर्फ एक। तो ये हो गया हमारा मोनोबेसिक। डाइबेसिक में क्या होता है? जब दो H प्लस आयन थे, जब दो H प्लस आयन देते हैं वो होते हैं हमारे डाइबेसिक। जैसे हम डाइबेसिक का एग्जांपल देख सकते हैं, H2SO4, ये जब टूटता है तो क्या देगा? दो H प्लस आयन देगा प्लस SO4 2 माइनस, दो H प्लस आयन दिया उसने और SO4 2 माइनस बनाया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक डाइबेसिक हो गया हमारा। उसके बाद आता है ट्राइबेसिक। तो ट्राइबेसिक क्या होता है? जो तीन H प्लस आयन थे, कितने? तीन H प्लस आयंस थे, मतलब कि जब उसे आयनाइज किया जाए तो वो तीन H प्लस आयंस थे, तो वो होता है हमारा ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक का एग्जांपल हम देख सकते हैं, ट्राइबेसिक का हमारा एग्जांपल होता है F3PO4, मतलब कि ये देगा 3H प्लस आयन प्लस PO4 3 माइनस, ये होता है हमारा ट्राइबेसिक का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर हम डाइबेसिक और मोनोबेसिक का भी एग्जांपल लिख लेते हैं। H2SO4 देता है दो H प्लस आयंस प्लस SO4 2 माइनस, और जो HCl होगा वो देगा हमारा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस। ये हो गया हमारा ट्राइबेसिक, डाइबेसिक और मोनोबेसिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, मतलब कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो, एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, या हमारा जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम हो, वो हो गया हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, एसिड जो होगा उसका अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, तो वो हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड। इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा डाइल्यूट H2SO4। ठीक, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन बेसिसिटी और बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स से पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल होगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और HCl, जो हमारे पेट में पाया जाता है। मिनरल एसिड क्या होता है? H2SO4 HCl, मतलब कि जो हम लैब्स में बनाते हैं वो होते हैं हमारे मिनरल एसिड। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जो फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या होते हैं? जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, वो होते हैं हमारे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया HCl H2SO4, और वीक एसिड का एग्जांपल हो गया CH3COOH। और बेस्ड ऑन बेसिसिटी क्या होता है? मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक मतलब जो एक H प्लस आयन दे, डाइबेसिक जो दो H प्लस आयन से, और ट्राइबेसिक जो 3H प्लस आयन से। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड। जिसको ये नोट करना है वो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उसके रासायनिक गुण कैसे होते हैं।
तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा कोई सब्सटेंस मतलब या कोई हमारा एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट, और साथ में एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, अब ये तो सीधे बोल दें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, पर हम कैसे मान लें कि हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया आप लोगों के एनसीईआरटी में। जैसे कि मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या किया, कोई एक मेटल ले लिया, जिंक का एक टुकड़ा ले लिया, ये हमारा हो गया जिंक, जिंक का हमने एक टुकड़ा ले लिया। फिर इसमें हमने H2SO4 ऐड किया। क्या ऐड किया, H2SO4, H2SO4 ऐड किया। तो क्या होगा, जब हमने इसमें H2SO4 ऐड किया तो क्या होगा, इसमें फिर गैस रिलीज होगी, गैस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे, इसको क्या हम बोलते हैं, टेनेब्री ट्यूब। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक टब ले रखा था जिसमें कि हमने एक सोप सॉल्यूशन मतलब कि साबुन का घोल, पानी में साबुन घोल के एक सोप सॉल्यूशन ले रखा है। तो क्या करेंगे हम, इसमें ये वाला ट्यूब जो है हमने ये डाला, यहाँ से जब गैस पास हो रही थी तो गैस यहाँ से जाके ऐसे ऐसे जाके क्या किया उसने, इसमें सॉल्यूशन में पहुंची। जैसे ही वो सॉल्यूशन में पहुंची तो वो क्या करेगी, यहाँ से ढेर सारे उसने बबल्स उठाए, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे हमारे बबल्स निकले। अब इन बबल्स का क्या होगा, जैसे उन बबल्स के पास में कोई एक कैंडल, हमारी मान लो एक कैंडल जल रही थी, हमने यहाँ पे एक कैंडल लाई, जैसे ही वो कैंडल इस बबल से मिलेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे एक बल्ब साउंड आएगा। कैसे साउंड आएगा, पॉपअप टाइप का पॉपअप साउंड आएगा। ये जो पॉपअप साउंड होता है यही कंफर्म करता है कि हमारी जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। जो गैस यहाँ पे निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने एक मेटल डाला, उस मेटल में हमने H2SO4 ऐड किया। ऐसे डालते ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस मतलब यहाँ से गैस रिलीज हुई, उस गैस को हमने ट्यूब से पास किया, ट्यूब से पास करके हमारे सोप सॉल्यूशन में गई तो उसने क्या किया, बबल्स फॉर्म किए। बबल्स मतलब जो झाग के बुलबुले उठते हैं, झाग के बुलबुले उठाए। जैसे बबल्स निकले वो कैंडल से लड़के उन्होंने क्या किया, पॉपअप साउंड किया। ये जो पॉपअप साउंड होता है ये हमारा होता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके दे रहा है ZnSO4 प्लस H2 गैस। जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके दे रहा है हमें ZnSO4 H2 गैस। यहाँ पे जिंक ने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया ऐसे कैसे और बना लिया ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन हो रही है ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी कैसी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। जिंक जो है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, जिंक हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा रहा है। जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा रहा है। तो क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, जिंक मेटल में हमने H2SO4 डाला, वो ट्यूब से पास होकर सोप सॉल्यूशन में गया, उसने बबल्स दिए, बबल्स के पास में जब कैंडल आई तो उसने पॉपअप साउंड दिया। ये पॉपअप साउंड क्यों आया, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसकी रिएक्शन होगी Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जिंक जो हो रहा है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, मतलब जो हमारा मैग्नीशियम है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, MgCl2 प्लस H2 गैस, हमारी H2 गैस रिलीज कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके Cl के साथ में रिएक्ट कर जाए। तो यहाँ पे हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि वही मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे।
मतलब कि only metals more reactive than hydrogen can displace the hydrogen from the reaction. हाइड्रोजन तो वही मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। इससे हम एक रिएक्टिविटी ऑर्डर ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैग्नीशियम सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, फिर जिंक करेगा, उसके बाद हमारा आयरन करेगा। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो हमारा मोर रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो जिंक होता है वो मैग्नीशियम से थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक थोड़ा सा कम डिस्प्लेस करेगा, और जो आयरन है वो उससे भी थोड़ा सा कम डिस्प्लेस करेगा। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा सॉल्ट बनेगा, H2SO4 बनेगा। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसे हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट। इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हमारा एसिड से तो वो देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में एक CO2 गैस, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। इसका एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने यहाँ पे मेटल कार्बोनेट ले रखा है कोई Na2CO3, या फिर हमने कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रखा है NaSCO3। कोई भी हमने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं HCl, मतलब कि हम एक एसिड डाल रहे हैं। यहाँ पे हम जब एसिड ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से गैस रिलीज होगी, उस गैस को हमने वही डिलीवरी ट्यूब लिया, उससे करते हुए एक दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें कि था हमारा लाइम वाटर, मतलब कि चूने का पानी, हमारा लाइम वाटर था। जब ये टेस्ट ट्यूब की गैस हमने यहाँ से होते हुए गैस जब इसमें पास होती है तो क्या होता है, जो लाइम वाटर होता है हमारा ये मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की, मतलब कि व्हाइट पीपीटी एक बन जाता है। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, जैसे ही कोई मेटल कार्बोनेट लिया, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन होते ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते ही जैसे ही वो डिलीवरी ट्यूब से होते हुए दूसरे सॉल्यूशन में जाएगी, दूसरे सॉल्यूशन में हमारा लाइम वाटर था, जैसे ही वो लाइम वाटर में मिक्स होगी जाके क्या देगा, मिल्की कलर देगा, एक व्हाइट पीपीटी देगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इसकी एक्सपेरिमेंट जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब बात आती है इसकी रिएक्शन लिखने की, तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये हमारा है Na2CO3, जब ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ये हो गई हमारी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ये हो गई हमारी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन। यहाँ पे गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, CO2 गैस, CO2 गैस निकल रही है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये जो है, ये जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो टाइप से एग्जाम में पूछी जा सकती है। हो सकता है पूछा जाए रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट बताइए क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट वाली रिएक्शन दिखा के ये एक्सपेरिमेंट दिखा देंगे, तो हमारा हो जाएगा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, और उसमें बता देना CO2 गैस निकल रही है और ये रिएक्शन किस टाइप की है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछ ले रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बताइए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और CO2 निकलेगा। उसके बाद में हमारा जो रिएक्शन है, आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में। आप क्या करेंगे, आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे CO3 है, ये वाली रिएक्शन लिखेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, और उसमें बता देंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। और क्या हो रही है, हमारी ये एक एक्सपेरिमेंट बता देंगे, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की जगह पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये दो रिएक्शन है जो अलग अलग तरह से एग्जाम से पूछी जा सकती है। मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया कि आपको याद करने में आसानी, क्योंकि दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से, बस हमारा मेटल वहाँ पे चेंज हो रहा है, फिर हमारे मेटल में चेंज आ रहा है, बाकी पूरी रिएक्शन जो है वो सेम है। इस वजह से मैंने ये एक साथ बताई है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। इसमें क्या होता है, जब हमारा कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो वो देगा CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड डाल रखा है, ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसा होता है, ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ठीक है। इसमें हमने HCl ऐड किया, तो HCl ऐड करते ही इसमें क्या होगा, जो हमारा HCl ऐड होने के बाद टेस्ट ट्यूब में बनेगा सॉल्यूशन, वो कैसा होगा, वो ब्लूइश ग्रीन बनेगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर से जो कॉपर ऑक्साइड था वो ब्लू और ग्रीन कलर में टर्न हो रहा है, ब्लू और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक्सपेरिमेंट हो गया, ये रिएक्शन है। इसकी एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो देगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। ये जो रिएक्शन है हमारी, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, नो गैस इवॉल्व, मतलब कि कोई भी गैस नहीं निकल रही है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे कि ये होता है हमारा ब्लैक कलर का और ये कन्वर्ट हो जाएगा बाद में ब्लू ग्रीन। ये हो गया हमारा रिएक्शन मेटल ऑक्साइड का। क्या होता है इसमें, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, CuO प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एक हमने मेटल ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड में हम जब एसिड डालेंगे, एसिड डालते ही क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो ब्लू ग्रीन कलर का होगा, सॉल्यूशन अपना कलर चेंज कर देगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। ये नोट करिए, फिर हम एक और रिएक्शन बची है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन विद बेस। इसमें क्या होता है, जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे देख सकते हैं, मान लो तुमने एक बीकर लिया, बीकर में तुमने यहाँ पे कोई एसिड डाल रखा है, मान लो यहाँ पे HCl है, तुमने यहाँ पे एक डाइल्यूट HCl रखा है बीकर में, तुम क्या कर रहे हो, धीरे धीरे यहाँ पे एक बेस मतलब कि NaOH ऐड करते जा रहे हो,
कोई एक बेस ऐड कर रहे हो, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने मान लो HCl लिया है, तो इसमें हम जैसे ही बेस ऐड करते जाएंगे ड्रॉप वाइज, और साथ में स्टेरिंग भी करते रहेंगे, मतलब साथ में इसे चलाते भी रहेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हुए, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। अब जब हीट निकल रही है तो क्या होता है, हीट का मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब हीट रिलीज होती है तो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हम इसकी सिंपल से इक्वेशन लिख सकते हैं, जो हमारा NaOH है, वो जो हमारा HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाया NaCl, मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल तुमने डेली लाइफ में भी देखा होगा। जैसे मान लो तुम गए थे दुकान पे मोमोज खाने, मम्मी तो मना करती रहती है लेकिन हम लोग जाते हैं मोमोज खाने। मोमोज खाने गए, तुमने एक प्लेट भर के मोमोज तो खा लिया, उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे पेट में हो गई एसिडिटी। एसिडिटी हो जाती है तो तुम क्या करते हो, तुरंत इनो लेके पीते हो। इनो क्यों पीते हैं, क्योंकि इनो जो होता है वो एक टाइप का आंट एसिड होता है। आंट एसिड, इसका बस नाम ही है आंट एसिड, लेकिन ये एक बेस होता है, एक टाइप का ये बेस होता है, जो कि हमारे पेट में जो एसिड है HCl रिएक्ट करके यहाँ पे सॉल्ट बना देता है, मतलब कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस साथ में वाटर। जो आंट एसिड है वो HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। तुमने इनो पिया, इनो पीते ही तुम्हें क्या होता है, एक राहत मिलती है, पेट में एसिडिटी तुम्हारी कम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक आंट एसिड जब HCl से रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारी। ठीक है, आज का पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं, जिसमें कि हमने देखा कि किस टाइप से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और किस टाइप की यहाँ पे थ्योरीज पाई जाती हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। उसके बाद में हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे। ठीक है, आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी, या उसमें एक नई वीडियो आ जाएगी। अगर आपको कोई चीज में नहीं समझ आई है, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे एक अच्छी वीडियो छूटे ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।